सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है, उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है बिजनौर। बिजनौर से लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी पर गांव था सुभाष जी का। सुभाष जी खेती की जमीन भी इनके पास अच्छी खासी थी, लेकिन इनका शुरू से ही खेती के प्रति इंटरेस्ट नहीं था। वो ये कहते थे कि भाई मैं तो बिजनौर में जो हमारी दुकान है उसमें व्यापार करूंगा। और इसके माता पिता भी इसके साथ रहते थे। और एक सुभाष का बड़ा भाई था जगदीश, जो इसके घर से लगभग गली की लास्ट में उसका मकान था। और उसके पास भी 2 बेटियां थी। और जो भी खेती बाड़ी की सारी जमीन थी यही देखता था। मन में आया तो साल में जो भी ठेका आधा हुआ कुछ एक सुभाष के हाथ रख दिया। मन में नहीं आया तो यही बोल दिया कि भाई इस बार की खेती में नुकसान हो गया, मैं तुमको 1 रुपया नहीं दे सकता। लेकिन जो जगदीश की वाइफ थी भाई, ब्लैक मैजिक कह लो, टोने टोटके में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी। और अगर वो अपनी गली से निकल गई तो भाई गांव के लोग रास्ता छोड़ देते थे, इतनी ज्यादा उसको टोने टोटके में महारत हासिल थी। तो यहाँ पर सुभाष के पिताजी ये कहते हैं कि बेटा देखो, अब तुम्हारे बच्चे भी शादी लायक हैं, जगदीश के बच्चे भी शादी लायक हो गए, उनकी गुड़िया भी। और मैं ये सोच रहा हूं कि अपने रहते रहते जो भी हमारी लगभग 15-16 एकड़ जमीन है तुम यहाँ पर बंटवारा कर लो। और ये जगदीश को बुलाते हैं, साथ में उसकी पत्नी कांता भी इनके घर में आती है कि देखो जी ऐसे ऐसे बंटवारा कर लो। और बंटवारे में कुछ चीजें जगदीश को समझ में नहीं आती, कांता को समझ में नहीं आती कि भाई ये शहर की प्रॉपर्टी इतनी हमको मिले, ये हमको इतना मिले। इनमें काफी ज्यादा विवाद होता है, लेकिन विवाद के बाद आखिरकार फैसला यही निकल के आता है कि ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा तुम्हारा। अब यहाँ पर जैसे ही सुभाष की पत्नी ये कहती है भाभी चलो चाय तो पीते जाओ, तो कांता ये कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे दरवाजे झांकूंगी भी नहीं, और हमारे दरवाजे भी आने की जरूरत नहीं है। और रही बात चाय की, तो चाय तो तुम्हें मैं अब पिलाऊंगी, अब देखना मेरा असली रूप। इतना बोलती है और जगदीश से कहती है चलो जी यहाँ से चलो। और ये भी अपना ठीक है भैया जा रहे हो तो जाओ, जमीन का जो करना था हो गया। और होता क्या है, जैसे ही 2-1 दिन बीतते हैं तो सुभाष अपना रात को सोया हुआ था, लगभग 12-1 बजे उठा, अपना भाई बाथरूम लगा होगा। और जो इसका घर था भाई 4 कमरे नीचे बने हुए हैं, ये सीढ़ी जा रही है तो एक कमरा इन्होंने यहाँ भी अपना बराबर में बना रखा था। और जो बच्चे थे वो एक दिल्ली की यूनिवर्सिटी में थे कि चलो जी 2-4 महीने में एक आधा चक्कर इनका छुट्टियों में लगता था। और होता क्या है, जैसे ही बाथरूम करने के लिए उठा है तो क्या देख रहा है कि अपने घर के आंगन के किनारे पर एक इसको दिया जलते हुए दिखा। और जो दिया जलते हुए इसने देखा तो काफी ज्यादा इसको अजीब लगा कि 1-1:30 बजे 12 बजे आखिरकार ये कौन सी पूजा हो रही है। इसने अपनी पत्नी से पूछा कि भाई ये सब क्या है, तो उसकी पत्नी ने कहा मुझे नहीं पता कि ये दिया किसने जलाया है। अब इसने अपनी मम्मी से पूछा तो उसकी मम्मी ने भी कहा बेटा मुझे नहीं पता। और यहाँ पर इसके पापा को कहीं ना कहीं शक हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कांता जला कर गई हो, क्योंकि जो वो दिया था गोल चक्कर बना रखा था और उसमें और भी टोने टोटके का सामान रखा था, ठीक सब बीच में एक दिया जल रहा था। तो इसके पिताजी बोले बेटा कोई टेंशन की बात नहीं है, दरवाजा खोल, इस पर पानी मार, झाड़ू से बाहर कर दे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तेरी सारी किया धरा तेरी भाभी का है, तो समझ लो खून के आंसू, खून के घूंट पीकर शांत हो जाता है। चलो जी कोई बात नहीं, भाभी ने किया। लेकिन जैसे ही अभी 2 दिन और आगे को बढ़े हैं और सुभाष जैसे ही अपने भाई दुकान को जाने को हुआ तो ठीक इसके दरवाजे के आगे फिर से इसको टोना टोटका किया हुआ रखा हुआ मिला, जिसमें एक गुड्डा पड़ा हुआ है और इनके घर के जितने मेंबर थे लगभग उतनी ही उसमें कीलें घुसी हुई थी। अब ये जब चीजें सुभाष ने देखी तो अपने पिताजी को आवाज मारी कि देखो भाई क्या कर रही है तुम्हारी बहू रानी, ये हमारे घर में भूत प्रेत की एंट्री दिलवाना चाहती है और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा घर बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पर इसकी पत्नी कहती है देखो जी शांत हो जाओ, खाली हल्ला मत मचाओ, गांव में रहते हैं लोग क्या सुनेंगे, क्या हमारे बारे में समझेंगे। अब ये काफी ज्यादा गुस्सा और बार बार उस चीज को हाथ लगाने को हो
तो यहाँ पर जो सुभाष की मम्मी थी कि बेटा हाथ मत लगा, अगर तूने हाथ लगा दिया तो वो प्रेत शक्ति कहीं ऐसा ना हो तेरे सहारे घर में आ जाए। अब जब इतनी बात इसने सुनी है तो चलो जी ठीक है, आज मैं भी देखता हूँ हमारे घर में ही आ जाए, आखिरकार वो चाहती क्या है। उसने गुड्डा लिया और सीधा भाई साहब ऊपर वाले कमरे में ले जाकर वो गुड्डा रख दिया। बोले भाई मेरी इजाजत के बगैर अगर तुमने ये कमरा खोल लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसके बाद क्या हो गया, जो ये दुकान जाने को था तो इसका एकदम से यहाँ पर सिर भारी होने लगा, इसकी तबीयत 19-20 होने लगी। शाम होते होते तक इसका जो भी बोलने चलने का ढंग था पूरा का पूरा बदलने लगा। ये बार बार छत के कमरे में जाता झांकता, छत के कमरे में जाता झांकता। इसकी पत्नी कहे कि भाई ऐसा क्या तुमने सामान ला के रख दिया है कमरे में जो बार बार झांक रहे हो। तो इसका अब पूरी आवाज बदल गई और उसने ये कहा कि जो हमारे मेहमान मैं लेकर सुबह आया हूँ वो भाई भूखे हैं, उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो। तो यहाँ पर इन्होंने उस चीज को मजाक समझा कि भैया कौन से मेहमान, कोई भी नहीं है। और ये अपना खाना पीना खाया और सुभाष अपने आंगन में कभी इधर टहल रहा है कभी इधर टहल रहा है। तो इसकी पत्नी ने कहा कि भैया आज भी छुट्टी कर दी, कल दुकान पे नहीं जाना। तो यहाँ पर इसका कहना था चुप हो जा, अभी देख मैं तुझे आवाज सुनाऊंगा, मेहमान भी अपने कमरे में टहल रहे हैं। अब जब इसकी पत्नी इसके पास आके खड़ी हुई तो सच में ऊपर से साफ साफ आवाज सुनाई दी, जैसे दरवाजा खुला हो, खड़पटाहट की आवाज आई। अब जब इतना सुना तो इसके तो रोंगटे खड़े हो गए, जी ये क्या है। अब इसने करना क्या था, जो भी इसके मंत्र थे हनुमान चालीसा या कुछ भी कह लो, गुनगुनाने लगी और सुभाष से ये बोली कि आ जाओ आप भी सो जाओ, काफी ज्यादा रात हो गई। अब ये होता क्या है, इन्हीं के गांव का ही एक बंदा था जो दूधिये का काम करता था, इनके घर दूध देने आता था। जैसे ही पुष्पा सुबह सो के उठी तो सुभाष जी घर में नहीं थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, गांव में टहलने गए होंगे। अब ये जैसे ही सुभाष जी आए, जी कहाँ गए थे, मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने के लिए। और पीछे से वही दूधिया आता हुआ दिखा और ये दूध लेते थे सिर्फ 2 लीटर, लेकिन वो जो दूधिया लाया था कम से कम 20 लीटर दूध लाया था। और ये कहा कि सुभाष जी ने मंगवाया है कि हमारे घर मेहमान आए। तो इनके पिताजी बोले बेटा कौन से मेहमान आ रहे हैं, 20 लीटर दूध बहुत होता है और तू करेगा क्या। पापा देखो मैं खीर बनाऊंगा और मेहमानों को हमारे खीर बहुत पसंद है। तो यहाँ पर इसके पापा ने कहा भाई तब भी 20 लीटर दूध कितनों की खीर तो खिला देगा, ये कम से कम 50-60 लोगों के लिए होती है, क्या इतने लोग आ रहे हैं। नहीं नहीं पापा, जो कल कमरे में हमारे आए हैं मेहमान वो खाएंगे। अब जब इतनी बात कही तो इसके पिता ने भी झाड़ा, बोले भाई तू बहुत ज्यादा तेरी नौटंकी मैं देख रहा हूं, अब तू बिल्कुल मुंह बंद कर ले और कोई मेहमान नहीं है मेहमान तो मुझको दिखा। पापा दिखाऊंगा, बस थोड़ी सी बर्दाश्त कर लो, मैं उनको खाना दे आऊं, खीर दे आऊं, उसके बाद आप आराम से उनको देख लेना, अभी देखो डिस्टर्ब मत करो, सुबह सुबह का समय है। ये क्या करता है, एक अपना प्लास्टिक का तसला उठाता है, ले जाता है और वो कमरा खोलता है, उसी तसले में पूरा दूध पलट देता है और ऐसे ही चावल इस तरीके से ले जाकर पलट देता है और बाहर से लगा देता है कुंडी। और ये कहता है कि पापा अभी शांति रखो, अभी उनके खाने का समय है, मेहमानों को छेड़ा नहीं करते अगर कोई नाश्ता कर रहा है। तो इसकी पत्नी को बर्दाश्त नहीं होती, क्या तुम पागलों वाली बातें कर रहे हो, मेहमान मेहमान, चलो मैं जाकर देखती हूँ। अब ये जैसे ही ऊपर गई है तो इनका जो दरवाजा था इस तरीके से था, पुराने जमाने वाला, ऐसे कुंडी खींचने वाला। और इसने इस तरीके से जैसे ही झांक कर देखा है तो ठीक 2 जने वही दूध पी रहे हैं और वही खीर खा रहे हैं, जो पता नहीं किस टाइप की खीर थी, खा रहे हैं। और ये जैसे ही देखा है तो भाई इसकी चीख निकली, और जैसे ही चीख निकली है तो सुभाष बोला पागल हो गई है क्या, मेहमान खाना खा रहे हैं तू चीख रही है। और इसके पिताजी भाई साहब जैसे तैसे नीचे लेकर आए। अब ये पानी के छींटे मारे, कुछ गंगा जल के छींटे मारे तो ये नॉर्मल हुई। इसने कहा कि पापा मैंने ऐसे ऐसे ऊपर देखे हैं। अब जब इतने में हुआ क्या, डॉक्टर से एक आधा टीका भी लगवाया। तो इन्होंने, अब इनको क्या समझ में आए कि भाई क्या करें, क्योंकि इधर जो सुभाष था उसका भी दिमाग कहीं ना कहीं
हल्का हल्का घूमता जा रहा था। कभी वो इस दरवाजे के साइड में खड़ा हो जाए, कभी उस दरवाजे के साइड में खड़ा हो जाए। लेकिन उसी बीच में एक खुशी की बात इनके घर ये आई, इनका एक दरवाजा फिर से जो मेन दरवाजा था खटखटाया गया। जैसे ही सुभाष की मम्मी ने दरवाजा खोला तो इनके बच्चे घर आए, प्रिया और मनोज। सबको इन्होंने नमस्ते करी कि पापा नमस्ते, मम्मी नमस्ते, क्या हो गया जी? कुछ नहीं हो गया। अब जो ये सुभाष था ये भी एकदम से नॉर्मल हो गया और अपना एक दूसरे से इन्होंने हाल चाल पूछे। पापा कैसे हो? बेटा बहुत बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आज दुकान नहीं गए? नहीं, दुकान तो अभी जाऊंगा, लेकिन थोड़ा मेरा ना शरीर सही नहीं लग रहा और मेहमान भी घर आए हुए हैं। और इसने अपनी बिटिया प्रिया को भी बोल दिया कि मेहमान घर आए हुए हैं। तो यहाँ पर प्रिया कहती, मम्मी कौन से मेहमान है? नहीं नहीं बेटा, कोई नहीं आया हुआ, तेरे पापा का दिमाग खराब हो गया, कुछ नहीं। अरे आए नहीं हुए, ऊपर मेहमान है, तू पागलों वाली बातें कर रही है कि मेहमान नहीं है। मेहमान है तो सही। अब प्रिया इतने में जैसे ही चढ़ने लगी ऊपर को तो एकदम से क्या हुआ, इसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बेटे मत जा ऊपर, ऊपर काम सही नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर बोला क्या हो गया? अरे बेटा हमारे घर समझ लो तेरी चाची की ताई की वजह से भूत प्रेतों का वास हो गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा हंसी कि मम्मी मैं दिल्ली की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ और ये पागलों वाली बात कर रहे हो, और अंदर है तो है कौन? अभी जाकर देखती हूँ, अगर कोई मेहमान है, कोई अनजान है तो अभी हाथ पकड़ के बाहर निकालूंगी। तो यहाँ पर सुभाष कहता है, बेटे ना डिस्टर्ब नहीं करते, और तू चुपचाप जाना और धीरे से भले देख लियो और आ जाइयो। और ये लोग तो मेरी मजाक बना रहे हैं लेकिन कुछ उनको बोलना मत। अब जैसे ही प्रिया जाती है और क्या देखती है, जैसे उसने दरवाजा खोला तो अंदर तो कोई भी नहीं। तो यहाँ पर प्रिया कहती, मम्मी अंदर तो कोई भी नहीं है, क्या बेकार की बात कर रहे हो कि मेहमान है मेहमान है। अब इतने में क्या होता है भाई, प्रिया जैसे ही नीचे को आई और जो इसके पिताजी थे कि भाई समझ गए कि मामला कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे ही कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और अब तो बच्चे भी घर आ गए। इसके पिताजी ठीक भाई पहुंचते हैं जगदीश के घर। और जगदीश क्या था, अपना बरामदे में बैठा है, टीवी वगैरह देख रहा था। और इसने कहा, इनके पिताजी ने, कि भाई बहू रानी कांता कहाँ है? तो इसका जगदीश का कहना था कि पापा अभी वो पूजा कर रही हैं, अभी उसको उठा नहीं सकते। और वो ठीक भाई साहब इस तरीके से सिर हिलाए जाए, सिर हिलाए जाए। और इसके पापा ने ये कहा कि बेटा ऐसा कर, उसको बुला, मुझे उससे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। तो यहाँ पर एक आवाज़ आती है, पापा जी चिंता मत करो, आपने खीर ही तो खिलाई है, खीर के अलावा वो आपसे अभी कुछ नहीं मांगेंगे। और बाकी टेंशन मत लेना, एक एक करके तो सबको साथ लेकर जाएंगे। और इतना कहा है तो इसके पापा ने कहा कि भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, अगर तुझे जमीन ज़्यादा चाहिए, शहर की कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा चाहिए, बोल, मैं तुझे वो भी दे देता हूँ। भाई ये सब मत कर, जैसे तुम मेरे बच्चे हो वैसे वो मेरे बच्चे हैं। बेटा अगर हो सके तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब जब इतना कहा है तो कांता का ये कहना था कि तुम यहाँ से चले जाओ, उन्होंने मेरे भरे समाज में बेइज्जती करी है, और भी लोग बैठे थे, मुझे कितना सुनाया। क्या आपने उस वक्त बोला कि तुम्हारी बड़ी भाभी है? ऐसे मत बोलो पापा, अब समझ लो तीर अपनी कमान से निकल गया है, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता और मैं अब किसी को माफ नहीं करूंगी। और काफी ज्यादा कहा सुनी होती है, लेकिन भाई वो क्यों माने। और इनके घर में धीरे धीरे सबके दिमाग कहीं ना कहीं खराब होने लग गए। अब वो जैसे ही घर में आए हैं तो सुभाष की भी हरकतें कभी सही हो जाएं, कभी पागलों जैसी हो जाएं। अब जो इनके पिताजी थे, भाई क्या करूं क्या करूं, तो इनके पिताजी ने ये सोचा कि मैं अपने गांव के ब्राह्मण से बात करता हूं। और जैसे ही उस ब्राह्मण के पास गए और सारी व्यथा बताई कि ऐसे ऐसे असर हो गया है और ऐसी ऐसी चीजें भी दिख रही हैं घर में, तो उनका ये कहना था कि देखो आज तो मैं नहीं आ सकता, और आज की रात थोड़ा सा बच कर चलना, ये आज की रात अमावस की है और खेल आज बहुत खतरनाक होने वाला है तुम्हारे घर में, और तुम ऐसा करो आज की रात संभाल लो और कल सुबह होते ही मैं आपके घर में आऊँगा। अब ये जैसे ही भाई साहब घर आया है और इतने में क्या हुआ, जो इसका लड़का था मनोज,
एकदम से बैठे बैठे नीचे सिर घुमाने लग गया, काफी ज्यादा पागलों जैसी हरकतें करने लग गया और ये बोला कि भाई ऐसा करो, अब मुझे ये भोग चाहिए। जो अभी तक खीर की डिमांड हो रही थी, अब इसने भोग में मांस मांगा, शराब मांगी। और इनके घर में तो समझ लो लहसुन प्याज भी नहीं चलता। तो यहाँ पर जो पुष्पा थी तो उसने ये कहा कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप हमारे घर में क्यों आए हो। तो मनोज की आवाज में बदली हुई आवाज ये आई कि देखो, आपने तो हमको जगह दी है इस घर में। आप ही तो बाहर से उठाकर हमको लाए हो, हम तभी तो आए हैं। तुम्हारा पति जो खड़ा है सुभाष, उसने हमको जगह दी है। मैं तभी आई हूँ इस घर में, तभी आई हूँ इस घर में। अब जब इतनी बात सुनी है और भाई ये बोला कि अगर तुम हमें मांस मदिरा नहीं दोगे तो एक एक करके हम इस घर के सभी मेंबरों को ले जाएंगे। तो यहाँ पर सुभाष का ये कहना था कि अगर ठीक है, अगर तुमको स्थान मैंने दिया है तो तुम मेरे पर आओ ना, मेरे बच्चों पर क्यों आ रहे हो। अब जब इतना कहा है तो एकदम से इसका लड़का भाई साहब इस तरीके से गिरता है, वहीं का वहीं हो जाता है। अब होता क्या है, यहाँ पर जो इसकी बिटिया थी, कहीं ना कहीं बिटिया पर भी असर आना शुरू हो गया। यहाँ पर पुष्पा ने ये कहा कि इस सब बीच में हमें प्रिया नहीं दिख रही। अब इन्होंने काफ़ी प्रिया को देखा है, कहाँ गई प्रिया, कहाँ गई। अब क्या होता है भाई साहब, फिर इनको शक हुआ कहीं प्रिया ऐसा तो नहीं ऊपर वाले कमरे में बैठी हुई है। अब जब इन्होंने देखा तो प्रिया उन्हीं के बीच में बैठी हुई है और सामने कोई भी नहीं दिख रहा। और प्रिया पता नहीं किससे बातें कर रही है। पुष्पा ये कहती है कि भैया किससे बात कर रही है। अरे मम्मी, ये मेहमान अंकल और आंटी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, आ जाओ मम्मी इनके पास बैठते हैं, काफ़ी ये टाइम पास अच्छा करवाते हैं, काफ़ी हंसी मजाक करते हैं। अब जब पुष्पा ने ये सब चीज़ देखी तो भाई वहाँ पर कोई भी नहीं और ये हो क्या रहा है। पुष्पा भी अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज। और इन्होंने फिर से पंडित जी को फोन लगाया कि हाँ भाई पंडित जी आ जाओ, हमें संभाल लो, आज हमारे घर का काम तमाम हो जाएगा। या ऐसा करो हम अपना घर छोड़कर भाई किसी पड़ोसियों के यहाँ चले जाएं, कहीं चले जाएं। तो पंडित जी का ये कहना था कि देखो भाई कहीं मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो जो तुम्हारे घर की दिक्कत है उस घर भी हो जाए, और तुम आज की तारीख में थोड़ा सा संभल कर रहो। और यहाँ पर फिर पंडित ने पूछा अच्छा आप बताओ अब क्या हो रहा है। तो उन्होंने लड़के के बारे में बताया कि लड़का पहले तो नॉर्मल था लेकिन अब यहाँ पर लड़का सही है, बिटिया को होने लगी। तो पंडित जी ने ये कहा कि कैसे मैं मान लूँ लड़का नॉर्मल है। तुम ऐसा करो, ठीक लड़के के सामने जाओ, मैं फोन चालू रखना हैंड फ्री कर कर और उसकी आंखों में देखना मैं यहाँ से मंत्र बोल रहा हूँ। अब ये जैसे ही लड़के के पास गए हैं, मंत्र जाप पंडित जी ने शुरू किया है तो लड़का फिर से खेलने लग गया, फिर से चीखने चिल्लाने लग गया कि मैं तो साथ लेकर जाऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं साथ लेकर जाऊंगी, इतना इन्होंने कहा। अब जैसे ही यहाँ पर शाम हुई है तो वो चीज़ें भाई साहब काफ़ी ज़्यादा अटैक करने लगी इनके घर में। और ऊपर वाले कमरे में भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें, कभी इस कमरे में आवाज़ें, और इन्होंने पूरी रात किस तरीके से काटी इनको भी पता नहीं चला। अब जैसे ही सुबह के 6-7 बजते हैं पंडित जी आते हैं और किसी की हालत ऐसी नहीं थी कि भाई पंडित जी से बात कर लें। वो भी अड़ोसियों पड़ोसियों की मदद से पंडित जी ने कुछ इनके घर पूजा भक्ति वगैरह करी, कुछ किए। भाई पुष्पा नॉर्मल हुई, इनके पिताजी नॉर्मल हुए, इनकी माता जी नॉर्मल हुई और इनसे ये कहा कि भाई भले तुम्हें पूरी ज़मीन देनी पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी भाभी से क्षमा मांगो, जैसा वो फैसला करती हैं वैसा तुम करो, नहीं तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर भाई सुभाष भी अभी कुछ हद तक नॉर्मल था। सब के सब लोग जाते हैं अपने भाभी के पैर में गिर जाते हैं और जो सुभाष का पिता था अपनी पगड़ी खोल कर रख देता है कि बेटा माफ़ कर दे भाई, अगर मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ। तो पता नहीं उनको क्या उनके दिल में दया आई और उसके बाद जो इनकी वाइफ थी कांता जगदीश की, उन्होंने कहा ठीक है पापा ऐसा करो, आप इस नदी के पास चले जाओ, ये चीज़ें मैं आपको गुड्डे बना कर दे रही हूँ, आप इसको पानी में तरा दो, लेकिन शर्त ये है
जिस दुकान में सुभाष जी की दुकान है वो दुकान भी हमको दे दो, उसके बाद कोई भी आपके साथ ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी। तो यहाँ पर सुभाष जी के पिताजी बोले जो हमारे गांव में वकील है मैं उसको अभी सामने बुलाकर तुम्हारे नाम कर देता हूँ, और इससे ज़्यादा क्या लोगे। और वो दुकान भी भाई साहब उनके नाम कर दी गई। और उसके बाद भाई साहब उसने वो दुकान छोड़ी। दुकान क्या छोड़नी थी, वो गांव भी छोड़ा, अपना बिजनौर में एक छोटा सा मकान लिया, वहीं दाएं बाएं सुभाष जी ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। उसके बाद ना तो उसने भाई अपनी पत्नी की तरफ, इसकी जगदीश की पत्नी की तरफ देखा, ना जगदीश से कोई वास्ता रखा कि ये लोग किस हालत में हैं क्या हैं। और ये इनके साथ इंसिडेंट हुआ। और ये जो पूरा आर्टिकल मुझे किसी और ने नहीं, मुझे भेजा है मनोज ने, और मनोज ने ये कहा था अजय भैया ये पूरा इंसिडेंट हुआ था लगभग सन 2014 के करीब, अक्टूबर नवंबर की बात है। और ऐसे ऐसे हमारे परिवार के साथ हुआ, लेकिन उसके बाद हमारे साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी कि हाँ भाई हम कुछ कहें। और हमको ये पता चला है कि सन 2024 में जो हमारी ताई थी कांता, पता नहीं कोई पूजा भक्ति कर रही थी, क्या कर रही थी, उसी नदी के बराबर में मृत पाई गई। शायद पूजा के दौरान किसी सांप ने उसको काट लिया या क्या है, हमको नहीं पता। और जो हमारे जो ताऊ हैं जगदीश, वो भी दिमाग से पगला गए हैं। और जो भी संपत्ति है अब उनकी लड़कियां संभाल रही हैं, उनके पति संभाल रहे हैं। और ये है अजय भैया सब का सब। बाकी फ्रेंड्स ये छोटा सा आर्टिकल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।